आज नेशनल बोर्ड एंड जॉइंट डे है 4 अगस्त हर साल मनाया जाता है। और हम लोग अपने डिपार्टमेंट में 5 फैकल्टी हैं। डॉक्टर रूप हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। मैं डॉक्टर सुदीप एडिशनल प्रोफेसर हूँ और 3 और फैकल्टी हैं जो आज ड्यूटी कर रहे हैं। डॉक्टर रितेश अरविंद पांडे, डॉक्टर अविनाश कुमार और डॉक्टर प्रभात अग्रवाल। और हम लोगों ने अपने डिपार्टमेंट की शुरुआत की थी 2013 से और 2014 से हम लोगों ने ऑपरेशन वगैरह स्टार्ट किया। और आज हम लोगों ने काफ़ी सर्विसेज कर रहे हैं, बना ली हैं। और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हम लोगों ने स्पेशलाइज कर रहे हैं, जैसे कि मैं और डॉक्टर लोअर लिम्ब आर्थोप्लास्टी, मतलब कि कूल्हे का पूर्ण प्रत्यारोपण और घुटने का पूर्ण प्रत्यारोपण एवं आर्थोस्कोपिक सर्जरी फोकस करके करते हैं। डॉक्टर रितेश अरविंद पांडे हैं जो कि पीडियाट्रिक सर्जरी एंड डिफॉर्मिटी करेक्शन पे उनका स्पेशलाइजेशन है। डॉक्टर अविनाश एंड डॉक्टर प्रभात अग्रवाल वो भी स्पाइन सर्जरी एंड दैट स्पाइन इज फ्रॉम सर्वाइकल स्पाइन टू लंबर, मतलब हेड टू टू स्पाइन सर्जरी एंड डिफॉर्मिटी करेक्शन। और इसके अलावा सारे फैकल्टी कॉम्प्लेक्स और ट्रॉमा जैसे कि पेल्विक सर्जरी हुई, नी सर्जरी हुई, फ्रैक्चर, वो भी डील करते हैं। तो इस तरह से हमारा डिपार्टमेंट धीरे धीरे काफ़ी आगे बढ़ चुका है और हम लोगों ने काफ़ी पिछले विगत करीब 7 सालों में काफ़ी सर्जरीज़ की हैं। यहाँ पे करीब 600 से ज़्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट, करीब 400 से ज़्यादा आर्थ्रोस्कोपी सर्जरीज़ और करीब 200-300 से ज़्यादा स्पाइन सर्जरीज़ भी हो चुकी हैं। और उसके अलावा करीब बहुत सारी ट्रॉमा सर्जरीज़, नेलिंग, प्लेटिंग, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़, डिफॉर्मिटी करेक्शंस भी हो चुकी हैं। कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा भी हुआ है और बहुत सारे रिवीजन केसेस भी हुए हैं जो दूसरी जगह उन्होंने रिप्लेसमेंट कराया, दूसरी जगह आर्थोस्कोपी कराया, वो फेल हुआ। किन्हीं भी कारणों से वो फेल हुआ, या ट्रॉमा जो फेल हुआ उनको भी हम लोगों ने यहाँ पे सर्जरी किया है और काफ़ी सफलता के साथ उनको वापस चलाया है पेशेंट्स को। और बेड रिडन सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ रेट कॉन्ट्रैक्ट है सारे इम्प्लांट्स का। तो पेशेंट्स को किसी बाजार में जाके खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में जितने भी इम्प्लांट्स लग सकते हैं जिस भी बीमारी के लिए, उन सबका एम्स पटना ने रेट कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, विदेशी कंपनी के इम्प्लांटों का भी और देशी कंपनी के इम्प्लांटों का भी। तो आप आपके बजट के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर तरीके का सामान उपलब्ध है। उसके अलावा हमारे बिहार सरकार से चैनल्स बने हुए हैं जो हमने 2015 में स्टार्ट किया था और उसमें हम बिहार सरकार से फाइनेंशियल मदद मांगते हैं और आर्थिक मदद मांगते हैं और बिहार सरकार देती भी है। 99% पेशेंट्स को जिनकी हम इलेक्टिव सर्जरी करते हैं, मतलब जिनकी सर्जरी की डेट दे करके ऑपरेशन करते हैं, उनको बिहार सरकार से पैसा मिलता है। और इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी सिंपल किया हुआ है सिस्टम और काफ़ी इफेक्टिव किया हुआ है। मुख्यमंत्री राहत कोष से ये सहायता मिलती है। पेशेंट्स यहाँ अपना कागज़ और इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट जमा करते हैं और हमारे चैनल्स के थ्रू वो कागज़ सेक्रेटेरिएट जाती है, वहाँ से अप्रूव होता है। तो पेशेंट्स को वहाँ नहीं जाना पड़ता है, तो उनको काफ़ी सुविधा हो जाती है कि बिना इधर उधर भटके हुए उनका अप्रूवल आ जाता है। मतलब फाइनेंशियल तो उनको हेल्प मिल जाता है। मान लीजिए किसी सर्जरी में 100 रुपये, जस्ट अनुमान 100 रुपये की ज़रूरत है और अगर सरकार ने 80 रुपये दे दिए तो आपको सिर्फ 20 रुपये खर्च करना पड़ा और अच्छा सामान भी लग जाता है। तो इसे उसके अलावा हमारी फार्मेसी जो रन कर रही है, जिसको दवाइयाँ हैं वो सारी इन हाउस मिलती हैं, सर्जिकल आइटम है, सब कुछ इन हाउस मिलते हैं। देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है इंडिया में वो है ऑस्टियोपोरोसिस। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, वो मोस्टली हर एज ग्रुप को अफेक्ट करता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि हड्डियों के कमज़ोर हो जाना, अगर लेमैन टर्म्स बोले कैल्शियम की कमी हो जाना, हड्डी काफ़ी खोखला हो जाता है जिसमें स्ट्रेंथ की कमी होती है और बहुत मामूली झटके से वो फ्रैक्चर हो सकती है। क्योंकि एल्डरली पेशेंट्स हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, थोड़ा सा झटका लगा उनका कूल्हा का हड्डी टूट सकता है, उनके कूल्हे के पास उसे थोड़ा नीचे ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर कहते हैं, ये बहुत कॉमन है। स्पाइन में फ्रैक्चर होना ये भी बहुत कॉमन है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण। और ये देखा जा रहा है कि सिर्फ उम्र दराज वाले लोग नहीं, कम एज वाले लोगों को भी ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। पहले जो 55-60 प्लस एज वालों को हो रहा था, वो 50-45 वाले एज ग्रुप को भी ये अफेक्ट करने लगा है। जी हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि देखिए, आप जितने इंडोर एक्टिविटीज़ करेंगे, आप अगर ऑफिस में काम करते हैं, आपका सन लाइट से एक्सपोजर नहीं होगा, उसके बाद आपकी कोई एक्टिविटी, एक्सरसाइज नहीं होगी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बच्चे इंडोर हैं, कंप्यूटर पे हैं, मोबाइल पे हैं,
जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थी, बाहर का खेल खेलते थे, इवन गुल्ली डंडा से लेके फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब जो बच्चे बाहर खेलते थे, आज के दिन में ज़्यादातर बच्चे अब इंडोर हो गए हैं, वीडियो गेम्स मोबाइल पे डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उनको काफ़ी कम एज में ये अफेक्ट होने लगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अप एंड अबाउट रहिए, मतलब चलते फिरते रहिए, कुछ किसी भी तरीके का कोई ना कोई एक एक्सरसाइज आप पकड़ लीजिए, हर दिन नहीं तो हफ्ते में कम से कम 3 दिन मिनिमम उसको कीजिए, 3 से 4 दिन उसे करें, चलें तेजी से, चलें, भी आप कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, वो काफ़ी है। और उसके अलावा आप कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सन एक्सपोजर जरूर लें एक बार, मतलब कभी ना कभी एक बार जा कर के दिन में सन एक्सपोजर जरूर लें, एकदम ही अपने आप को अंदर कन्फाइंड ना करें। दूसरा, खान पान में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स, मतलब चाहे वो पनीर हो, दही हो, उसका सेवन अपने में डाइट में कम से कम एक टाइम तो ज़रूर करें। एक डाइट भी बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी जीवन शैली में, आजकल बहुत फास्ट लाइफ साइकिल हो गई, ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ कंपोनेंट हो जाता है डाइट में, जो आपकी हड्डी और मांसपेशी के हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी। कुछ में है कि अगर वो गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, सिर्फ जिम जाना इटसेल्फ काफ़ी नहीं होता है, लेकिन वो एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो सही तरीके से करें और एक्सपर्ट की देखरेख में करें, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे जिम ट्रेनर अगर होता है और वो सही तरीके से अगर उनको गाइड करता है तो वो बेहतर रहता है। बहुत लोग खुद ब खुद इधर से इंटरनेट में सर्च किए और ये प्रोटीन ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, लेकिन सही क्या है ये नहीं उन्हें पता चल पाता। तो फ़ायदा जहाँ फ़ायदा होना है उसकी जगह हमें नुकसान है। देखिए यूरिक एसिड का जहाँ तक प्रॉब्लम है उसके बहुत ही स्पेसिफिक फाइंडिंग्स होती हैं। अगर किसी को यूरिक एसिड के कारण प्रॉब्लम है तो उसकी बहुत ही स्पेसिफिक फाइंडिंग होगी, एक स्पेसिफिक जांच है और उसको पेशेंट को प्रॉब्लम भी बहुत स्पेसिफिक ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी को यूरिक एसिड के कारण, अभी आजकल लोग यूरिक एसिड को बहुत कॉमनली कर देते हैं कि यूरिक एसिड के कारण ये प्रॉब्लम है, वो एक पूरा एक प्रॉब्लम हो गया है और हर किसी को यूरिक एसिड कम करने की दवा दी जा रही है, वो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये मेडिकल साइंस की तरफ से भी है प्रॉब्लम और पेशेंट्स भी लगता है कि थोड़ा भी बढ़ गया यूरिक एसिड तो हम उसकी दवा लें। ये थोड़ा सा एक ग्रे जोन है, तो सिर्फ यूरिक एसिड का बढ़ जाना ही वो प्रॉब्लम का कारण है ऐसा नहीं है, उसके बहुत सारे और कारण हो सकते हैं। तो दवा सोच समझ के लें और दवा डिस्कशन के बाद और अच्छे से जांच एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद ही लें, क्योंकि सिर्फ यूरिक एसिड लेवल लोग देखते हैं लेकिन परेशानी उसके कारण क्या हो रहा कारण है है ये कि नहीं देख नहीं, रहे जो परेशानी वो उसके और वो कारण रिलेटेड परेशान है हो कि जाते हैं और नहीं। फिर वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, बस उन्हें वो परेशानी है या नहीं, उनका दवाई शुरू हो जाता है और फिर ये एक विशेष साइकिल होता है। देखिए एक तो सबसे बड़ा है कि स्वस्थ रहिए, खाते पीते रहिए और एक्सरसाइज करें। दूसरा, अगर कोई परेशानी हो आपके बोन या जॉइंट्स में या कहीं भी, तो नेग्लेक्ट ना करें और लोकल मतलब एक एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें, क्योंकि इसको जितनी जल्दी हम पकड़ेंगे और जितनी जल्दी ट्रीट करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उसको नेग्लेक्ट ना करें, इमीडिएटली ओपिनियन ले लें और बहुत सारी चीज़ें फिजियोथेरेपी और हल्की फुल्की दवाइयों से ठीक हो जाती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं समझें कि हर चीज़ में ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसको डिले और नेग्लेक्ट ना करें, ये मेरा एक अनुरोध रहेगा पब्लिक से। प्रेसिडेंशियल थीम हमारा इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का इस वर्ष का बोन एंड जॉइंट डे पे प्रेसिडेंशियल थीम है सेव योरसेल्फ एंड सेव वन। मीन्स अपने को भी स्वस्थ रखें, अपने को बचा के रखें और कम से कम एक को बचाएं। इसके लिए जागरूकता फैलाई जा रही है, स्पेशली स्कूली बच्चों में। इसमें आप बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग भी देने की पहल हुई है और उन्हें दी जा रही है। बड़े तादाद में बेसिक लाइफ सपोर्ट का ट्रेनिंग दिया जा रहा है उनको कि एक्सीडेंट हो रहा है या जहाँ भी एक्सीडेंट हो रहा है, प्राइमरी आप क्या उसको मदद कर सकते हैं कि वो सुरक्षित कम से कम एक हॉस्पिटल तक वो व्यक्ति पहुंच सके। तो एक व्यक्ति को भी अगर हम बचा पा रहे हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है।